उतरना ये लोकतांत्रिक अधिकार है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भी जो लोग आ रहे हैं उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है, वो समर्थन में आए, शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में अपनी बात रखें, बिना किसी को गाली गलौज किए, बिना हिंसा का रास्ता अपनाए। तो ये उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं, उसमें मैं क्या कहूँ। मैंने कहा ना कि भाई उनकी पहचान वही है, वो उन्हीं का काम करते हैं, वो इसी आरएसएस बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के भोंपू हैं। उनका उनके चैनल का मालिक बीजेपी का एमपी है, तो वो उनको कोई आप एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में नहीं दे सकते। तो जिनके लिए वो काम कर रहे हैं वो लोग उनके पक्ष में बोलेंगे, ये तो मतलब कॉमन सेंस है। ऐसा ये प्रदर्शन वगैरह जो आपकी बात कर रहे हो, ये प्रदर्शन कोई कैमरों के सामने हो रहे हैं शायद। मैंने तो ऐसे कोई जनता के प्रदर्शन नहीं देखे, ये कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोगों के प्रदर्शन हैं, और वो भी 10-20 लोग हैं। आपके सामने दिख रहा है कितने लोग हैं यहाँ पे। बात ठीक कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो ये सरकार कर दी है, और विकास की भी जो बात है वो भी एक उनके नजरिए से ठीक है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो श्रम कानूनों को बदलने की बात हो रही है, श्रम कानून यही दिखाता है कि जो दो वर्ग में बटा हुआ समाज है, जो मालिक वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है, उनके बीच जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, क्योंकि दोनों का जो हित है बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आप वेतन ज़्यादा देंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, अगर आप प्रॉफिट का आपको ज़्यादा करना तो आपको वेतन कम देना होगा। इसी का बैलेंस मजदूर कानून में निहित होता है। ये मजदूर कानून जितने ज़्यादा सशक्त होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में दिक्कत होती है। और जो पिछली सरकारें करना चाहती थी, जो हर सरकार करना चाहेगी एक लिबरल डेमोक्रेसी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मजदूर कानूनों को वीक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। लेकिन क्योंकि पिछली सरकारों के पास एक ऐसा जन आंदोलन की स्थिति नहीं थी जिसमें वो ये काम कर दे और उसका विरोध नहीं हो, इसलिए पिछली सरकार ये काम नहीं कर पाई। मोदी सरकार जब से आई है तब से इसके पास तमाम, एक तो मीडिया को कैप्चर करके, दूसरी तरफ सोशल मीडिया को कैप्चर करके, तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उनको भी कैप्चर करके, ये जो एक जन आंदोलन खड़ा किया है जहां पर आप कोई भी अगर विरोध में आवाज उठाओ तो उसको आप दबा देते हैं। ये करने की वजह से ही अभी जो श्रम कानून नए आ रहे हैं, जो श्रम कोड आ रहे हैं 4, जिसमें 44 श्रम कानूनों के बदले 4 श्रम कोड आए हैं, उनको ये रिप्लेस करने की स्थिति में आ गया है। और आज अगर आप विरोध में आवाज उठाते हो तो आपको तमाम ब्रांडिंग किया जाता है कि आप नक्सली हो, जिहादी हो, ये जो अर्बन नक्सल के तमाम वो किए गए हैं। और एक सेक्शन ऑफ जनता पर इनकी पकड़ भी है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। तो ये जो ताकत है मोदी सरकार के पास, ये जो उनका एक तरीके से उनके लिए हम अचीवमेंट ही कह सकते हैं, और हमारे लिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन पीछे गया है इसकी वजह से ये हुआ है, मजदूर आंदोलन पीछे गया इसकी वजह से हुआ है। ये इसी कारण से ये सरकार ये करके आई। और जो विकास की बात है वो तो बिल्कुल, जो पूंजीपतियों का विकास जिसको वो कहते हैं, जो एक डेमोक्रेसी में, लिबरल डेमोक्रेसी में विकास होता है, जो होता है कि कैपिटल का जितना आप सेंट्रलाइजेशन कर पाओ, जितना आप उसका केंद्रीकरण और संकेंद्रण कर पाओ, वो तो होगा ही श्रम कानून से। आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार छीनोगे, आप यूनियन बनाने के अधिकार छीनोगे, आप न्यूनतम वेतन कम करोगे, आप पीएफ ईएसआई को बंद करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास तो पूंजीपतियों का होगा ही। तो यही हम कहना चाहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, ये मजदूर कानून पहले सरकारें नहीं ला पाई, ये मजदूर आंदोलन की जीत थी। अब ला दी है मोदी सरकार, ये मजदूर आंदोलन की हार है, और इससे जरूर विकास होगा, लेकिन पूंजीपतियों का विकास होगा, आम जनता और मेहनत का जनता का नहीं होगा। मोदी सरकार में जो मजदूर संगठन है बहुत सारे, वो कमजोर हो गए हैं, उनको कमजोर कर दिया गया है। ये दोनों ही बात है, क्योंकि जब से 1991 से ये नीति आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी और न्यू लिबरलिज्म का एक एरा आया था, उसके बाद से ही जो मजदूर संगठन थे हमारे देश में, जो केंद्रीय मजदूर संगठन थे और जो छोटे मजदूर संगठन भी थे, उन्होंने ये चीज़ को समझा। लेकिन ये चीज़ पर एक जो मुकम्मल लड़ाई होती है, जहाँ पर आपके अधिकार के लिए आपको लड़ना होता है, एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के थ्रू लड़ना होता है, एक निर्णायक लड़ाई के थ्रू लड़ना होता है, उन्होंने लड़ा नहीं। और वो 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय की जो प्रतीकात्मक हड़तालें होती हैं, प्रतीकात्मक लड़ाइयाँ होती हैं, उसको वो आगे बढ़ाए। इससे होता ये है कि आप वो 3 दिन या 2 दिन की हड़ताल तो सफल कर लोगे, लेकिन उसके बाद जो आपको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम एक अनिश्चितकालीन लड़ाई में जाएंगे, निर्णायक लड़ाई में जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किया। और इसकी वजह से जो तमाम सरकारें थी उनका मनोबल भी बढ़ा है, और जो तमाम मजदूर विरोधी ताकतें हैं उनका भी मनोबल बढ़ा है। तो ये अपने आप में एक कारण था कि मजदूरों का भी इनसे एक हद तक विश्वास उठा, कुछ मजदूरों का, और ये कमजोर हुई। और लगातार सरकार की तरफ से तो हमला हुआ ही है, मजदूर कार्यकर्ताओं पे भी, मजदूर संगठनों पे भी। तो दोनों ही बात है, वो खुद की गलतियों से भी कमजोर हुआ है मजदूर आंदोलन,
और जो सरकार है उसने भी ये तमाम कोशिशें की हैं कि मजदूर आंदोलन, मजदूर संगठन और कमजोर हों, और ये लगातार होते भी जा रहा है। लेकिन मजदूर आंदोलन कमजोर होने की वजह ये भी तो है ना, ट्रेड यूनियन एक साथ काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उनमें भी दिक्कतें हैं। ट्रेड यूनियन का विभाजन की तो एक इतिहास रहा है, और ट्रेड यूनियन का विभाजन आज हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन में 12 यूनियंस मौजूद हैं, जिसमें से करीब 4-5 यूनियन ऐसे हैं जो लाल झंडे के, और जनता ये बात उतनी ठीक से नहीं समझती। जनता को लगता है लाल झंडा मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी तो एक ही सारे यूनियन होते हैं। इसमें विभाजन है, लेकिन ये विभाजन का दौर अब धीरे धीरे जैसे हमले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विभाजन का दौर भी अब कम हो रहा है, और लोग अब ज़्यादा, मजदूर संगठन भी ज़्यादा इस पे एक्सेप्टेबल हो रहे हैं कि हम लोग साथ में काम करें। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसको वो लोग तेज़ी से आगे ही बढ़ा रहे हैं। जितने भी अभी तक हड़तालें पिछले सालों में हो रही हैं वो सारे एक जॉइंटली हो रही हैं। वो ये भी आह्वान कर रहे हैं कि जो जितने भी तमाम छोटे संगठन हैं वो भी उनके साथ आएँ। हमारी बस ये, जो भी मजदूर संगठन ऐसे हैं जो सही में मजदूरों की लड़ाई निर्णायक ढंग से आगे ले जाना चाहते हैं, उनका कंप्लेंट ये है, उनकी डिमांड ये है कि आप प्रतीकात्मक लड़ाई से आगे बढ़ो। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यहाँ पे विभाजन का होता है कि हम क्यों ट्रेड यूनियनों में भी इतना ज़्यादा विभाजन है। कुछ तो आइडियोलॉजिकल है। लेकिन सरकार का पक्ष है जो लेवल कानूनों में बदलाव कर रही है कि कहीं ना कहीं जो देश की तरक्की है उसमें रुकावट है ये कानून। देश की तरक्की का जो पैमाना है वो तो दो है ना, या तो आप देश की तरक्की ये मानते हैं कि जीडीपी बहुत बढ़ जाए, वो ठीक बात है। जीडीपी जो बढ़ रहा है या जो मुनाफा बढ़ रहा है उसका जो अंततः रिजल्ट है वो जा किसके पास रहा है। हम देखें कि जीडीपी बढ़ती है और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। हम देखते हैं जीडीपी बढ़ती है और जो तमाम आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि कितना 1% के पास कितनी पूंजी है, वो 50% था, फिर 60% हुआ, फिर 70% हुआ। तो जीडीपी बढ़ता है, लेकिन अगर इसका जो फल है ये आम जनता और मेहनतकश जनता तक नहीं पहुंचेगा तो ये कैसा विकास है। तो हम यही मानते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें जो विकास होता है वो यही विकास होता है, और हम इस विकास के फेवर में नहीं, हम उस विकास के फेवर में है जो सही में मजदूरों और आम मेहनतकश जनता के पक्ष में हो वो विकास। तो क्या मोदी सरकार मजदूरों के हित में नहीं सोच रही? हम तो मानते हैं कि मोदी सरकार मजदूरों के हित के बिल्कुल विपरीत सोच रही है, और साथ ही जो पुरानी सरकारें थी, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि वो भी हित में सोच रही थी। पुरानी सरकारें भी अहित में सोचती थी, ये सरकार भी अहित में सोचती है। फर्क बस इतना है, क्वालिटेटिव तो हम कोई फर्क नहीं पाते हैं। क्वांटिटेटिव फर्क ये है कि जो कांग्रेस सरकार पिछले दशकों में करना चाह रही थी उसको ये मोदी सरकार ने बहुत मास्टर स्ट्रोक, जो ये खुद को बोलती है आपदा में अफसर जैसी चीजें बोलती हैं, उसमें एक धड़ल्ले से काफी सारी चीजें लागू कर दी गई हैं। और हम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो ही इसमें कमजोर हो गए हैं कि कितना विरोध किया जाए, और इन द सेंस कि कितने सारी मांगे हमारे सामने आ गई हैं जिनका एक प्रतीकात्मक से आगे बढ़कर एक निर्णायक लड़ाई की तरफ कैसे आगे बढ़े, ये हमें आज सोचने की जरूरत है। क्या पॉइंट है जिन पे ये कानून जो है कमजोर होता है, जिन बदलावों से ये कानून कमजोर होता है और पूंजीपतियों को फायदा होता है? इसमें जो 4 कोड है उसमें तमाम प्रावधान है। जैसे एक तो है कि न्यूनतम वेतन का है। न्यूनतम वेतन के लिए जो वेज बोर्ड वगैरह होते थे उसको हटा के पूरा ताकत केंद्र सरकार को दे दिया गया है, और ये पूरे इंडिया में होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर था उसको हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम में जो पहले होता था कि 20 से कम मजदूर वाली जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम के कानून नहीं लागू होंगे, उसके ऊपर में लागू होंगे, उसको 50 कर दिया गया। इसके साथ फिक्सड एम्प्लॉयमेंट ला दिया गया है जिसमें स्थायी नौकरी को खत्म किया जाएगा। हायर एंड फायर का सिस्टम लाया गया है जिसकी वजह से भी स्थायी नौकरी का जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते थे वो खत्म किया गया है। और जो हम परमानेंसी की डिमांड करते थे, अब तो हमें परमानेंसी से पहले तो ये डिमांड करनी पड़ेगी, भाई हमें एक ऐसे काल तक काम पर लो जहां हम कह सके कि हम कर्मचारी हैं, नहीं तो हम तो गुलाम की तरह रहेंगे ना। अगर आप कभी भी हायर करो, कभी भी फायर करो। जो सेफ्टी के कानून थे उसको भी 100 फैक्ट्रीज, जो 40 से नीचे की फैक्ट्रीज थी उसको 80 कर दिया गया है। जो फैक्ट्रीज में परमिशन लेना पड़ता था कि आपको निकालने से पहले सरकार से, उसको 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। तो ये तमाम प्रावधान है, और भी प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे बोलना मुश्किल है और उसको याद करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो बुकलेट्स निकाले हैं उसमें ये चीज़ है। देखिए, नोटबंदी जिस चीज़ के लिए लाई गई थी वो भी जो मैंने पहले बोला है वो एक तरीके से पूंजी का जो संकेंद्र और केंद्रीकरण होता है उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर, हमारी जो इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर से डोमिनेटेड है, उसमें लगभग देश की 70% आबादी जो है वो रोज कमाती रोज खाती है। उसमें आप अगर 86% करेंसी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, 86% करेंसी वही थी, उसको आप खत्म करते हैं तो उससे जो तबाही हुई वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हम देखते हैं लोग लाइन में लगे रहे, रोते रहे, बहुत लोग की जानें चली गई, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सालगिरह से जो आज आप बोल रहे हैं 4 साल पहले वो लागू किया गया था, देश उभर रहा है, इसका मतलब ही है कि कुछ बुरा हुआ होगा तभी उभर रहा है देश। और जितनी भी इकोनॉमी में डैमेज हुआ है वो डैमेज उनके लिए हुआ है जो रोज कमाते रोज खाते थे, लेकिन जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको तो फायदा हुआ है। आज मुकेश अंबानी तो 4थे नंबर पे पहुंच गए ना। आज 4थी सालगिरह है
और इसी के साथ एक और नंबर मेल खाता है कि मुकेश अंबानी आज वर्ल्ड में चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए। और लॉकडाउन भी एक तरीके से वही तबाही फिर से किया है। तो जो एक इकोनॉमी उभर भी रही थी और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अपने आप को सेटअप कर भी रहा था, वो लॉकडाउन में जो बचा कुचा था वो भी वो खत्म हो गया। तो ये दिक्कत है जो नोटबंदी के साथ आई है। और नोटबंदी को समझने के लिए तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पूंजी कैसे काम करती है।